सेशन पर माई वीज़ा ओवरसीज़ के ऑफिस में से हमेशा की तरह हम इस बार भी जुड़े हैं और मिस्टर दीप अरोड़ा हैं जो डायरेक्टर हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के हमारे साथ हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस का और बहुत स्वागत और बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। और इस फेस्टिवल में आप बहुत सारी खुशियाँ भी मनाएं और सेलिब्रेशंस करें, लेकिन अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से आपका स्वागत सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच जी। और एक टॉपिक जो बार बार हमारी आंखों के सामने आता है, कानों में आता है कि एक तो दो चीजें हैं, एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं जब हम अब्रॉड स्टडी की बात करते हैं, दूसरे हैं पब्लिक फंडेड जो कॉलेजेस हैं। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, इनमें क्या फर्क है और क्या मतलब एक अगर लेमैन को नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से क्या करना चाहिए तो आप हमें गाइड कीजिए कि कौन हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमारे बेनिफिट में है, स्टूडेंट के बेनिफिट में क्या है और क्या ऑप्शंस रहती हैं इनमें लेने के लिए। थोड़ा सा आप कंपैरिजन करके बताइए और प्रेफरेंस बता दीजिए हमें। जी सर। जी थैंक यू सोनिया। पहले तो आपका भी थैंक्स कि आप एज यूजुअल प्रिपेयर होकर आती हैं, अपने क्वेश्चंस की बुछार करती हैं और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके ऑडियंस के लिए, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस दिवाली में आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी हों। और जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ कुमारमंडी लुधियाना से ऑपरेट कर रहा है और सेकेंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। मिस्टर सिकंदर वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं एंड यू कैन कनेक्ट हिम फ्रॉम 10 to 6। सो आपने लुधियाना में भी बात करनी हो तो माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम 9815873700 पर हमेशा अवेलेबल रहती है 10 to 6। कभी भी आप अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में मिल सकते हैं। राइट। सो बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन कि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या चूज करें, हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि कहीं पर भी गलती ना हो जाए। जैसे ही सोनिया मैम का भी यही माइंड में रहता है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। माई वीज़ा ओवरसीज़ ऑलवेज एक ही सोच के ऊपर चलता है कि हमें किसी न किसी तरीके से आपको एजुकेट करना, अवेयर करना है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कॉलेजेस में कनाडा की बेसिकली बात करेंगे हम, इनमें क्या फ़र्क है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगले 12 से 13 मिनट में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए होती है, उन ऑडियंस के लिए है जिनको ओवरसीज एजुकेशन के रिगार्डिंग थोड़ी सी कम नॉलेज है। अब जो धुरंधर बैठे हैं हमारे सामने, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो करते हैं, ऑलरेडी कंसल्टेंट है, उनके लिए ये वीडियो ठीक है बेनिफिशियल हो सकती है, पर ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो एक लेमैन कैटेगरी में आते हैं और जिनको मालूम ही नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट कॉलेज होते क्या है और किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए, किन के पास जाना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस करने चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक एक क्लाइंट इंफॉर्मेटिव नहीं रहेगा वो हमेशा कंसल्टेंट के आगे झुक के बात करेगा। अब जिस क्लाइंट में एक नॉलेज है कि यस कि वी हैव बेसिकली प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स, कि हमने अपने आप को तैयार किया और अब आप तैयार हो कंसल्टेंट साहब, हमारे पास बेसिक नॉलेज है, अब हम बताइए। तो ये हम बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस होते क्या है और आपका फ्यूचर किन हाथों में सेफ रहता है और आपने कैसे प्रोसीड करना है। एक कंसल्टेंट से आप क्या बात कर सकते हैं। पहली बात देखिए, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस का मतलब ये होता है कि जो कनाडा की सरकार द्वारा फंड किए जाते हैं, जिनका डायरेक्ट लिंक होता है फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। कनाडा में जो फेडरल गवर्नमेंट जो होती है पूरे कनाडा को कवर करती है और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट होती है वो एक प्रोविंस को, जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं वैसे कनाडा में प्रोविंस होती हैं, तो उनको वो रूल करती हैं। तो जो कॉलेजेस पब्लिक फंडेड है वो डायरेक्टली सरकार के हाथों में होते हैं और उनका जो प्लस माइनस है वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको बियर करती है। तो नो डाउट, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पब्लिक फंडेड कॉलेजेस आर ऑलवेज प्रेफरेबल
फ्रॉम आर एंड, और जितने भी अच्छे कंसल्टेंट हैं सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि आप सरकारी कॉलेजेस में, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो पब्लिक फंडेड कॉलेजेस हैं, जहां पर गवर्नमेंट का लिंक होता है, वहां पर जाइए, ताकि आपका पैसा भी सिक्योर रहता है, आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। अब यहां पर यह कहना कि प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल ही डाउन द लाइन है या उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हम प्राइवेट कॉलेजेस को ज्यादा प्रमोट नहीं करते जहां पर वर्क परमिट की पोस्ट जो ग्रेजुएट वर्क परमिट की ऑप्शंस नहीं होती, हम उसको सिरे से निकाल देते हैं, हम उनके साथ नहीं चलते। हाँ, अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेजेस करते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, वो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी कनाडा में हैं, उनके पास सबसे पहले DLI, जिसे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एक नंबर होता है, वो आपके उनके पास होना चाहिए। तो उनके पास होता भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। DLI एक समझो कि एक जैसे कस्टमर केयर का नंबर होता है, तो इनके पास नंबर होता है। जितने भी कॉलेजेस हैं कनाडा में, उनके पास DLI का मतलब होता है कि आप ओवरसीज स्टूडेंट के लिए एडमिशन आप एलिजिबल हैं, कि कनाडा को छोड़ के, कनाडा में तो डोमेस्टिक स्टूडेंट बन गए ना, तो जो बाहर से स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं तो उनको आप एडमिशंस दे सकते हो, तो उनको एक DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का एक दर्जा मिल जाता है। अब आगे का गेम कैसे चलती है, आप प्लीज कुछ कहना चाहते थे? ये काइंड ऑफ लाइसेंस होता है, या यू कैन से कि इट्स अ परमिशन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, की या ये इसके बगैर आप नहीं काम कर सकते। सर्टिफिकेशन कह सकते हैं आप कि इनके बगैर आप कनाडा में ओवरसीज स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे सकते। तो DLI नंबर होना मस्ट है। जो भी स्कूल है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास ये नंबर होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज सभी के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक फंडेड हो, किसी के लिए भी ये DLI नंबर होना जरूरी है जो कि ओवरसीज स्टूडेंट्स को कनाडा में एंटर करवाना चाहते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब होता क्या है कि जो cic.gc.ca की वेबसाइट है, जो कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है या जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, जो कि स्टडी करने के बाद जिनको वर्क परमिट मिल जाता है, जो 1 साल की स्टडी करते हैं उनको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, जो 2 साल की स्टडी करते हैं उनको 3 साल का वर्क मिलता है। तो क्या हर स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस में वर्क परमिट लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं है? तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल साइट बनाई हुई है, जिसमें आप यदि आप ऊपर लिखते हैं, गूगल पे आप सर्च करते हैं और cic.gc.ca की वेबसाइट पे जाते हैं, उसके बाद यदि आप DLI लिखते हैं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स, तो उसमें आपको कंप्लीट कनाडा के, एंटायर कनाडा के प्रोविंस वाइज कॉलेज का डाटा आता है, A से लेकर Z तक जी। तो उसमें आपको पहले सपोज अल्बर्टा का आ गया, फिर ब्रिटिश कोलंबिया का आ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको सीरियल वाइज प्रोविंस के बेसिस पे आपको एक डाटा निकलता है। तो जो मान लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने ओंटारियो में जाना है, तो वो ओंटारियो का जो क्लिक करेगा और उसमें जो कॉलेजेस हैं, लेट सपोज ओंटारियो में फॉर एग्जांपल 100 कॉलेजेस हैं, मान लेते हैं 100 कॉलेजेस में लेफ्ट साइड पे यदि आप देखेंगे तो आपको वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यस या नो लिखा होगा। यस का मतलब कि यहां पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट एलिजिबल है, पहली बात, ये बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। और नो का मतलब यहां पर ये आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट और आता है कि उसमें यस लिख के साथ में डिटेल लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि आप डिटेल में क्लिक करिए और आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी कंडीशंस क्या है। कुछ कॉलेज की कंडीशन है कि आप ऐसा कोर्स कर लो तो फिर हम आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देंगे। तो ये 3 चीजें होगी, 2 की बजाय 3 चीजें की बात होगी, यस नो, यस विद डिटेल, विद कंडीशन होगी, डिटेल साथ में लिखा होता है। तो किसी भी कंसल्टेंट के झांसे में आने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप खुद DLI लिखिए गूगल पे और आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है या नहीं है, यदि है तो किस कंडीशन से है। तो ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात, अब कई प्राइवेट कॉलेजेस ये कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट तो वर्क परमिट है नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक पाथवे ले देते हैं। पाथवे का मतलब ये होता है वाया, कि हम किसी यूनिवर्सिटी से या किसी ऐसे कॉलेज से जो कि पब्लिक फंडेड है, तो 1 साल आप हमारे साथ पढ़िए, हमारे पास पढ़िए, और सेकंड ईयर आप उनसे पढ़ लेना, और फिर आप 2 साल की स्टडी हो जाएगी। 1 साल हमारे साथ पढ़िए, 1 साल उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ पढ़िए, तो फिर आपको 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है।
जबकि इतना आसान नहीं होता। ये पाथवे कहना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पाथवे में कुछ आर्टिकुलेशन होती हैं, कुछ टाई अप्स होते हैं। तो वो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस ने अपने वेबसाइट पे वो आर्टिकुलेशन जिस पाथवे में दी हुई है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्या उसकी पूरी डिटेल वहां पर दी है या नहीं है। नहीं दी है तो कभी बस उस कॉलेज के पास जाइए। यदि सिर्फ वर्बली कहते हैं कि आने वाली है, आगे 2 महीने में आ जाएगी, 4 महीने में आ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, जब आएगी तो देखेंगे, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि एक तो आर्टिकुलेशन होना चाहिए। आर्टिकुलेशन में जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पाथवे है तो वहां पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। बट इतना आसान नहीं है, ये मान के चलिए। बहुत कंडीशंस लगती हैं। आपको हो सकता है आईएलटीएस 12 करना पड़ जाए, हो सकता है कि आपके जो मार्क्स और अटेंडेंस आपस में बैलेंस ना हो, कोलैबोरेटेड ना हो। लेट्स सपोज अब यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके पास 90% मार्क्स हो और 90% आपकी अटेंडेंस हो, तो मान लीजिए आपकी इससे कम है तो आप पाथवे नहीं मिलेगा। तीसरी बात, क्या पाथवे लेने के बाद आपके क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर होते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ये भी देखना, क्योंकि क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर नहीं होते, ना आपको वर्क मिलना है ना ही आपको पीआर मिलनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिन प्राइवेट कॉलेजेस के पास ना आर्टिकुलेशन है ना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो एक वो इंडिविजुअली काम क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हम आपको LMIA लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट एक वर्क परमिट खुद अपने जो हमारे पास लॉयर्स हैं उनसे अरेंज कर देंगे। उनकी जो फीस होती है 10,000 12,000 या $15,000 फीस होती है, वो एक्स्ट्रा जमा कराइए एक्सक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस। मान लीजिए ट्यूशन फीस प्राइवेट कॉलेजेस की एक साल की मान लीजिए 12, 13, 14, 15,000 है ना, मैं रेंज बता दिया। उसके बाद आपको अलग 10 से 15,000 रुपया 15,000 कैनेडियन डॉलर आपको अलग जमा कराना पड़ता है। किसके लिए? कि वो कहते हैं कि हमारे ये लॉयर्स जो हमारे प्राइवेट हायर्ड लॉयर्स हैं उनको हमने इतना पैसा देना होता है। तो वो बहुत रिस्की है। इट इज नॉट कंफर्म्ड कि LMIA आपकी इश्यूड होती कि नहीं होती। मैक्सिमम तो कॉलेजेस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यही कहेंगे कि सर हमने 10,000 लोगों की LMIA करा दी, हमने 5,000 गिरा दी, हम तो देखो जी ये ग्रंटेड है, श्योर्ड है, ये है वो है। नहीं बात मानने का ऐसा। आप जब तक इसको प्रूवन में ना लें कि सर इस चीज की क्या गारंटी है कि मैं एक साल आपके पास पढ़ रहा हूं और $15,000 दे रहा हूं और उसके बाद आप मुझे LMI लेके देंगे, वो अप्रूव्ड होगी नहीं होगी, मैं एलिजिबिलिटी में आता हूं नहीं आता हूं, तो जो कनाडा की जो बॉर्डर एजेंसी है इतनी जल्दी आपका दामन नहीं छोड़ती। वो आपसे बहुत पूछताछ करती है। जो ESDC डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सोशल डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा, वो इतना आसानी से आपका जान नहीं छोड़ता। वो इतना मिन्यूटली आपकी फाइल्स को दोबारा वॉच करता है और आपकी स्किल्स को दोबारा वॉच करता है कि इट बिकम्स वेरी टफ टू गेट LMIA। तो ये बहुत इजी कहना है कि सर लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफर लेटर दिलवा दो और हमारी वर्क परमिट हो गया, बस यहाँ पर 2 साल काम करेंगे फिर तो हमारी PR कंफर्म्ड है। हो सकती है ये मैं जो बातें कर रहा हूं इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि LMI मिलती नहीं है या बहुत टफ होती है या ले नहीं सकते। एक इसका प्रोसेस है, इट्स अ वेरी टीडियस एंड स्ट्रिंजेंट प्रोसेस, इट टेक्स टाइमिंग्स। तो ये नहीं कि आज आपने डिप्लोमा किया 1 साल का और साथ में आपको LMI 10 दिन में इशू होगी, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस में आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने आपको जो बातें की हैं उसमें मोटी मोटी बात ये समझ के आती है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यदि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इट सेल्फ एलिजिबल उनके पास है, तो उसमें कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। गो टू प्राइवेट कॉलेज। अब कौन जाएगा ये बताता हूं मैं, है ना, कि कौन कौन प्राइवेट कॉलेज जाएगा। उनके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, पहली बात तो जाइए, उसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात, यस है बट डिटेल है तो वो भी चेक कर लीजिए। तीसरा, आर्टिकुलेशन है पाथवे के लिए, वो भी चेक कर लीजिए। और चौथा पॉइंट, उनके पास LMI के वो आपको निकलवा के दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपसे पैसा लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो वो भी आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस में थोड़ा सा तो नो डाउट कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट पब्लिक फंडेड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन फिर आता है कि कौन कौन जाएगा वहां पर, है ना। आई थिंक जैसे मैडम थोड़ा मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगता है कि मैडम को ये क्वेश्चन कि फिर प्राइवेट कॉलेज कौन जाएगा। तो फिर हाँ, फिर सब लोग प्रेफर करेंगे पब्लिक फंडेड में जाना। जी जी तो जी। फिर प्राइवेट में तो मतलब अगर हमारे पास ऑप्शन हो, अगर किसी स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो तो फिर तो ऑब्वियसली पब्लिक में ही जाएगा, राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि पब्लिक और प्राइवेट में फिर यदि हमारे पास 6 बैट ईच है, GIC का पैसा है, तो फिर प्राइवेट में क्यों जाएगा।
है ना? ठीक है, बिल्कुल। वैसे यहाँ भी हम यही प्रेफर करते हैं कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जाएं, जहाँ पर के और कंपैरेटिवली जो कनाडा के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर स्टडी भी अच्छी होती है। ये एक मेरा क्वेश्चन था कि स्टडी वाइज कौन से अच्छे हैं, प्राइवेट या नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छे हैं, स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों के जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेज के, जो हायर्ड पीपल होते हैं, दे आर इक्वली क्वालिफाइड, इसमें क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फिर 6 बैंड ईच है, जीआईसी है, तो फिर प्राइवेट में लोग क्यों जाएं? देखिए, सबसे पहला पॉइंट पता क्या होता है प्राइवेट में जाने का? तो लोग ये समझते हैं कि शायद कि फी आफ्टर वीजा का ऑप्शन मिल जाएगा। जी सर। देखो, पब्लिक में तो फी आफ्टर वीजा का भूल जाओ, होना ही नहीं है। जो करेगा बस कंसल्टेंट अपने तरीके से कोई गोलमाल करेगा, अब पता नहीं वो कैसे जस्टिफाई करेगा, हमें नहीं मालूम, हम ना ही करते हैं तो ना ही हमने सोचा ऐसा करने का। प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि कॉलेज के जो मालिक कह लो, ऑनर्स कह लो, डायरेक्टर कह लो, वो थोड़ा सा ये कहता है कि ठीक है, वीजा लग गया तो पैसे दे देना, तो आपका रिस्क फैक्टर नहीं है। बट आज की डेट में आप ये समझ लीजिए कि पे आफ्टर वीजा ट्यूशन फीस देने आप बाद में देते हैं, तो यदि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछ लिया कि जिस दिन आपने फी ट्रांसफर की कॉलेज को, उसका हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाइए, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। या आपके साथ नहीं होता तो वो कॉलेज को मेल कर देंगे कि सर, जो ये मिस्टर पवनदीप सिंह है फॉर एग्जांपल, कि इन्होंने जो आपको फी डिपॉजिट कराई थी XYZ डेट को, तो उसका जरा हमें बैलेंस शीट या कोई अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए, तो उनके पास भी नहीं होगी। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं, आ सकती हैं जब आप वर्क परमिट की तरफ प्रोग्रेशन में होते हैं, जब आप PR की तरफ प्रोग्रेशन में होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी टफ। प्राइवेट कॉलेज में भी जाओ तो फी पहले पे करो, फी पहले पे करो। अब वहां पर आपको 2 घंटे पढ़ाते हैं रोज के और 2 दिन पढ़ाते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है वो बात की बात है, वो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। प्राइवेट कॉलेजेस आर इक्वली गुड विद पब्लिक फंडेड कॉलेजेस, में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या वो आर्टिकुलेटेड है, क्या उनके पास पोस्ट स्टडी वर्कआउट है, फिर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और पैसा हमेशा पहले दीजिए। आप कहते हैं कि हम रिस्क में नहीं रहेंगे, तो वो चीजें रिस्क तो कहीं पर भी हो सकता है। जी सर, अगर फी आफ्टर वीजा भी देना है तो आप प्रेफर कीजिए अपने। यस, फी आफ्टर वीजा तो पहली बात हम प्रेफर करते ही नहीं है। यदि आपने करना तो अपने अकाउंट से पे करिए। अगर प्राइवेट कॉलेजेस वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फी आफ्टर वीजा ले, हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। ये इस पे हम नो कमेंट कहते तो जरा अच्छा रहेगा, क्योंकि फी आफ्टर वीजा इतना खतरनाक सिस्टम है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले, कॉलेज वाले यदि स्टूडेंट से उसका बैंक स्टेटमेंट मांग लें तो कैसे बताएगा, मुझे नहीं मालूम। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से उसकी ट्रांजैक्शन मांग लें कि जिस दिन वो पैसा आपके कॉलेज में ट्रांसफर हुआ उसकी दिखाओ प्रूफ, पता नहीं कॉलेज वाले कैसे दिखाएंगे। तो इस पर मैं नो कमेंट कह के ही मुझे लगता है कि गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि आप पे आफ्टर वीजा का सिस्टम लो, पहले पैसा दे दो। कितना पैसा खराब होगा? देखिए, मान लीजिए 15,000 आपकी डॉलर फीस है, आपने पे कर दी, तो 1 रुपया या 50-60 पैसे, 1 रुपये तक हम मान लेते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन के चार्जेस पड़ते हैं इंडिया टू कनाडा, और जब वापस भी आते हैं तो डॉलर फ्लक्चुएशन रेट 1 रुपया और मान लीजिए, तो 15,000 जाने का और 15,000 रुपया आने का, 30,000 रुपये का आपका लॉस हो सकता है। अब उस 30,000 को बचाने के लिए देखो, जीआईसी चलो साथ में 10,000 जीआईसी के जोड़ते हैं, तो 10,000 जाने का, 10,000 आने का, तो 20,000 और 30,000, 50,000 का नुकसान होता है आपका मैक्सिमम, यदि आपका वीजा नहीं आता। देखो, एम्बेसी की फीस तो वैसे ही नॉन रिफंडेबल है, मेडिकल आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, राइट। किसी कंसल्टेंट अपनी फीस लेनी है नहीं लेनी वो बाद में लेनी, उसकी बात है। तो 50,000 का आपका नुकसान हो सकता है, बट आप सेफ बहुत हो। अब उस 50,000 को बचाने के लिए 2.5 से 3 से 4 से 5 प्रीमियम भर देते हैं। यस, हम इंश्योर्ड हो जाते हैं। तो ये 50,000 बचाने के लिए हम 3 से 4 से 5 लाख रुपया लोगों को, कंसल्टेंट को दे देते हैं, तो हम नहीं चाहते ऐसा। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। जी। एक छोटा सा ये क्वेश्चन था कि जो फीस है प्राइवेट और पब्लिक फंडेड कॉलेजेस में, क्या इनके चार्जेस में थोड़ा फर्क है? कुछ
कुछ फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक फंडेड कॉलेजेस की जो फी है वो $15,000 से लेकर $17,000, 15,000 to 17,000 चलती है, हद 20,000 मान लीजिए। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो मैक्सिमम कॉलेज जो है वो $15,000 तक ही लेते हैं। हाँ, कुछ कॉलेज है जो 20-25,000 लेते हैं, उनकी अपनी रेपुटेशन है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिपेंड पे, उनके एथिक्स पे, देयर आर सो मेनी थिंग्स। फी इतना मैटर नहीं करता, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं। हाँ, वो ऐसा कोई फी के रिगार्डिंग हम उसकी रेपुटेशन को यदि जांचना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज एक थोड़ा सीरियस टॉपिक हुआ लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव था। जरूर इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सर ने बोला कि अगर आपको खुद को नॉलेज है, क्लाइंट को या स्टूडेंट को खुद को नॉलेज है, उसके पेरेंट्स जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंट क्लाइंट जो होता है वो ज्यादा अच्छा सर्विस भी ले सकता है। कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है वो अच्छा, ज्यादा अच्छा डिसीजन ले सकता है। और बाकी हम गाइड करने के लिए हमेशा रहते हैं उपस्थित आपके लिए, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस किसी भी विषय में चाहिए होती है तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, जरूर जरूर। और फेस्टिव मूड में हैं आप सब, तो और आप अगेन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और दिवाली की खूब सारी खुशियां आप मनाएं, आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं और सेफ रहें। जी सर, दिवाली की शुभकामनाएं दीजिए। देखिए, दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो कि पूरा वर्ल्ड जो उसकी वेट करता है। हम तो कहते हैं कि दीपावली है, बस अपने मन की ज्योत को जगाइए। और बाहर की लाइटनिंग तो बहुत प्यारी लगती है, आंतरिक खुशियां भी हो, आंतरिक लाइटनिंग जल जाए तो बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। तो दोनों का कोलैबोरेशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और सेफ रहिए, पटाखे जो है अपने चलाने हैं तो हाथों में मत चलाइए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए। आपका परिवार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को खास तौर पे पटाखों से थोड़ा दूर रखिए, आप खुद उनके साथ रहिए और सेफ जो दिवाली मनाइए। आप सभी को माई वीजा सोनिया की तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप इस साल यदि कनाडा जाना चाहते हैं तो फटाफट आपका वीजा लगे और आप कनाडा जाएं। जी जरूर जी। और जो कनाडा में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक दिवाली की। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टाइम मैडम भूल गए कि 28 अक्टूबर को प्लीज मैडम अनाउंस कर दो। 28 अक्टूबर को 5 बजे फेसबुक के लाइव सेशन पर माई वीजा के ऑफिस से अगेन हम जुड़ेंगे, जरूर हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।